स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो आज हम जो जो कॉम्पाउंड्स क्लासिफिकेशन के अंदर हमने स्टडी किए थे, लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अब स्टेप बाय स्टेप हम उन सब को जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके अकरेंस देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे कि हमें वो हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिल सकता है। लैब में उसकी प्रेपरेशन देखेंगे कि इसको हम सिंथेटिकली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब के अंदर इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, और कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इससे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन कौन से जो है वो मेजर कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो सारी स्टडी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस से। जी तो बेटे, सबसे पहले हम जो है वो एल्केन से स्टार्ट लेंगे। एल्कीन्स हमें बताया जा रहा है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में जो सिंपलेस्ट आपको मिलते हैं वो एल्केन्स होते हैं। तो पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट, इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि एल्केन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेचूरेटेड, यानी वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं, मज़ीद एडिशन का प्रोसेस नहीं होगा, मज़ीद किसी एटम को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। देयरफॉर दे आर लीस्ट एक्टिव, चूँकि ये एडिशन का प्रोसेस नहीं देंगे, दैट्स वाई ये लीस्ट एक्टिव होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ब्रेक करना मुश्किल होता है, दैट्स वाई रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, और इसी वजह से ये लीस्ट एक्टिव होते हैं। दिस इज़ द रीज़न एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, पैरा मीन्स लेस एंड अफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे पैराफिन्स का ओवरऑल मतलब क्या आ रहा है, लेस रिएक्टिव, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से इनका रिएक्शन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स और एल्काइंस। दैट्स वाई अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो एल्केन्स और एल्कीन की निस्बत ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये बेटा नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे कि हमने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा था कि लाइक मीथेन है, तो मीथेन से जब आप ईथेन पे आएंगे तो मीथेन से ईथेन में फ़र्क एक कार्बन और दो हाइड्रोजन्स का आएगा। लाइक मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ईथेन का होता है C2H6। तो C से C2 पे जाते हुए एक कार्बन का डिफरेंस, और H4 से H6 पे जाते हुए दो हाइड्रोजन्स का डिफरेंस। तो ये हमने ऑलरेडी होमोलोगस सीरीज़ में पढ़ा था कि जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जो अगले आने वाला मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन इनकी जो खसूसियात होती हैं केमिकली वो एक जैसी होती हैं। लाइक अगर आप होमोलोगस सीरीज़ के अंदर पहले मेंबर की प्रेपरेशन जान गए हैं कि आपने पहले मेंबर को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उस सीरीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम मेथड से प्रिपेयर हो जाएंगे, सबका केमिकल रिएक्शन सेम होगा वहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ इज़ मीथेन। देन उसके बाद आपके पास ईथेन है, प्रोपेन एंड सो ऑन, जैसे कि वो आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये एल्केन्स के बारे में बताया जा रहा है। अब एल्केन्स में याद रखना है, यहाँ पर जो है वो एंड पे आपके पास ANE मिलेगा आपको। एल्केन्स में हमेशा कहीं पर भी लाइक ईथेन है, प्रोपेन है, तो हर जगह पे आपको एंड पे क्या मिल रहा है, ANE, जो कि एल्केन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। आपको पता है कार्बन से डबल हाइड्रोजन होंगे और प्लस आपने उसमें 2 कर देना। उसमें नीचे आपको छोटी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। लाइक कार्बन टू कार्बन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो बॉन्ड जो बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से ये तीन कार्बन्स हैं, तीनों कार्बन्स के बीच में एक जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों कार्बन्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो कि एल्केन्स के एग्जाम्पल में आता है। जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ एल्कीन्स हैं। इसमें जो मेन सोर्स है एल्कीन्स के, वो हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया होगा, जो ब्लैकिश क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है, उसकी कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस जो हैं वो एल्केन्स होती हैं। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लास्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो एल्केन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस आपने पढ़ा था 85% मीथेन होता है, जो कि होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर है एल्केन्स का। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एल्केन्स मिलते हैं, एक पेट्रोलियम से और दूसरा नेचुरल गैस से। उसके बाद मीथेन फॉर्म्स 85% ऑफ नेचुरल गैस, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑलरेडी। 85% मीथेन है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीथेन जो है वो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है। तो नेचुरल गैस जो है उसका मेजर कंटेंट वो एल्केन्स ही है। उसके बाद ऑल द एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली
बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम जो पेट्रोलियम है उसको उसकी फ्रैक्शंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर ऑब्टेन करते हैं, हम उसको हीट करते हैं तो जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो वहाँ से इवेपोरेट होता है और उसको हम कंडेंस करके उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा टॉपिक है लास्ट चैप्टर के अंदर। तो उसमें बहुत सारी फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मोस्ट ऑफ देम जो है वो एल्केन्स होते हैं उसमें। जैसे कि बेटे ये पेज नंबर 168 पे आप देख सकते हैं, लास्ट चैप्टर है ये हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट चैप्टर में आएगा। इसको हम जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जब हम लास्ट चैप्टर में जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत सारी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, मोस्ट ऑफ देम जो है वो इनमें एल्केन्स हैं, सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता है जिसमें हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो हर फ्रैक्शन अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस मेथड के थ्रू हमें बहुत सारे एल्कीन्स मिलते हैं पेट्रोलियम से, और ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मार्च गैसेस फॉर्म बाय द बैक्टीरियल डीके ऑफ द वेजिटेबल मैटर कंटेनिंग मोस्टली मीथेन। जो दलदल होती है जहाँ पे मोस्टली पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है, तो वो वहाँ पे बहुत सारा जो है वो प्लांट्स, यहाँ पे ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो है वो ट्रीज़ मोस्टली नहीं होते, हर्बेशियस एरिया होता है, ज़्यादातर ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ जो है वो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से, लाइक जैसे जो है वो इर्द गिर्द आबादी वाले लोग, वो वहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ होती है, मोस्टली वेजिटेबल्स होती हैं, वो फेंक देते हैं, गली सड़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो उनकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पे सरफेस के ऊपर जो है वो एक गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो कि मोस्टली जो है वो मीथेन होती है। ठीक है, तो मीथेन चूँकि मार्शी एरिया में प्रोड्यूस हो रही है, डेट्स वाई उस गैस को हम मार्च गैस भी बोलते हैं। मीथेन जो है ये नेचुरल गैस भी है, लेकिन जो मीथेन मार्ची एरियाज में प्रोड्यूस हो रही है डैट इज़ स्पेशली कॉल्ड एज अ मार्च गैस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फ्यूल गैसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन एल्केन्स इन द स्मॉल अमाउंट। हमने जो है वो लास्ट टाइम में फ्रैक्शंस पढ़े थे कोल के, जिसमें कोल गैस था, कोल टार था। तो ये कोल गैस जो है ये एज अ फ्यूल गैस भी यूज़ होती है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जिसको आप बर्न करके हीट एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोल गैस ये एक अच्छा जो है वो सोर्स है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट व्हीकल्स को या डिफरेंट मशीनरीज़ को इंडस्ट्रियल लेवल पे रन कर सकते हैं। तो ये फ्यूल गैस जो है ये भी बेसिकली एक एल्केन का ही सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मीथेन है, अकर्स इन गोबर गैस, सेवेज गैस एंड बायोगैस। ठीक है, गोबर आपको पता है जो डंग्स होते हैं, कैटल डंग्स होते हैं, और इसी तरीके से सीवेज गैस है आपके पास, ये सीवरेज वगैरह का जो होता है, ये गटर होते हैं और ये सारी चीज़ें, जो सीवरेज का सारा निज़ाम है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एल्कीन्स मिल जाएंगे, स्पेशली आपको मीथेन मिल जाएगा उसके अंदर। इसी तरह से बायोगैस है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी डीकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है, ऑर्गेनिज़म्स की जो है वो डीकम्पोजिशन से गैस प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ द बायोगैस। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं मीथेन के, इनके अंदर आपको अच्छा खासा मीथेन मिल सकता है। इवन के गोबर जो है, गोबर गैस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है मीथेन की। आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर मीथेन का बहुत जो है वो बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो साइंटिस्ट का कहना है कि गोबर जो है उसके अंदर से जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम गोबर को कम कर देंगे तो मीथेन कम हो सकती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन की एक वजह बन सकती है। तो गोबर में अच्छी खासी जो है वो मीथेन आपको मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से बायोगैस और सीवेज गैस है, विच इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ठीक है, अब आपको बायोगैस का बताया जा रहा है, कैटल डंग से आपसे मिल सकती है आपको, ये गोबर गैस जो है वो आपको कैटल डंग से मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको सीवेज गैस या एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन फीसिस से आपको जो है वो स्पेशली मिलती है। इसके अलावा बायोगैस है वो प्लांट वेस्ट, जितना भी गली सड़ी चीज़ें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो वहाँ से बहुत सारी गैस जो है वो आपको मिल सकती है। और आपको वर्ल्ड वाइड कुछ एरियाज़ में एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर सम अदर पर्पसेस। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।